जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दीपू डिफेंस कैरियर पर नेवी, एमआर और जीडी आर्मी, जीडी ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए डेली टॉप पूरा एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होता है। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन होता है? जीके जीएस होता है, रीजनिंग होता है और उसके बाद साइंस होता है। इसके लिए मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ कि आगे ये देखिए, यहाँ पर आपको पूरा पूरा सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या कराया जाता है, तो यहाँ पर कराया जाता है ये किस किस के लिए क्लास है, तो आर्मी जीडी खातिर, ट्रेडमैन खातिर और डब्ल्यूएमपी और टीए आर्मी के लिए, जो 2025 में अभी ये टीए आर्मी की भर्ती आने वाली है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। कल मैंने एक प्रैक्टिस सेट करवाया था। इसमें आपको जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन कराए जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, जिनको एकदम शानदार बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, और हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? सोमदेव, कालिदास, विशाख दत्त या फिर बोधायन? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुद्रा राक्षस के लेखक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, विशाख दत्त हैं। कौन है मुद्रा राक्षस के लेखक? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कालिदास ने क्या लिखा था, तो उसका आपको बताना है। कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, इलाहाबाद या फिर वाराणसी? तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, ये जो वाड़ा राशि लिखा है, इसे क्या कहते हैं? इसे घाटों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? घाटों की नगरी। घाटों की नगरी किसे कहते हैं? तो घाटों की नगरी वाड़ा राशि को कहते हैं, घाटों की नगरी कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा कुशीनगर, चौथा मगहर। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर कहाँ पर हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर आप बताइए कहाँ पर हुआ था इसका। संत कबीर का जन्म वाड़ा राशि कहाँ पर हुआ? अरे यार, चलिए ठीक, ऑप्शन सही है। हमने सोचा कि इसके ऑप्शन शायद गड़बड़ हो गया। नहीं, सत्य। इनका जन्म कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था, तो ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वही मैं वाराणसी देख रहा था, तो इसमें लिखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि ऑप्शन गलत हो गए क्या। नहीं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इनका जन्म कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? अकबर, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी या फिर बाबर? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो इसके मुगल साम्राज्य का संस्थापक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन है मुगल साम्राज्य का संस्थापक? इसे कहते हैं, बाबर को कहा जाता है। बाबर मुगल साम्राज्य का अंतिम, मतलब मुगल साम्राज्य का संस्थापक हैं। कौन? बाबर हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू या फिर मोतीलाल नेहरू? तो लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्हें इसमें ये क्वेश्चन और लिखा है, ये महात्मा गांधी लिखा है, इनको क्या कहते हैं? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें ही राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आर्मी जीडी में पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो ये महात्मा गांधी को कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 6 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी, ए ओ ह्यूम या फिर दादा भाई नौरोजी? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जो कि इसके संस्थापक होंगे वही तो अध्यक्षता करेंगे, तो इसके ए ओ ह्यूम होंगे। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप सभी लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। ये कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 7वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए नेली सेनेवाला, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी या फिर सरोजनी नायडू? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन होगा?
श्री एनी बेसेंट। कौन होगा? एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1916 ईस्वी में। कब बनी थी? 1916 या फिर 17 ईस्वी में बनी थी। इनका अगला क्वेश्चन नंबर 8 सारे जहाँ से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे थे? मोहम्मद इकबाल, कवि प्रदीप, मुंशी प्रेमचंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसने लिखे थे? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखे थे। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 9 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 119 या फिर अनुच्छेद 118 या 164। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? 108, अनुच्छेद 108 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है। और आप सभी लोगों को बताना कि 118 में क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर अगला 10वां है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, अब्दुल कलाम को जाना जाता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? ये भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति थे। कौन? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। ये भी पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो ज्ञानी जैल सिंह लिखा है, इन्होंने सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किया था। किसका पावर किया था? तो वीटो पावर जो होता है उसका सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया था, वीटो पावर का। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? इंदिरा बनर्जी, एम फातिमा बीबी, आर भानुमति या फिर सुजाता मनोहर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन बनी थी? एम फातिमा बीबी बनी थी। कौन? एम फातिमा बीबी बनी थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, पवित्र शहर मक्का में स्थित है, मतलब पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है? UAE में या सऊदी अरब में या फिर कतर में या फिर आबू धाबी में। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कहाँ पर? सऊदी अरब में स्थित है। बी नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। जो ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि मक्का शहर कहाँ, मक्का का किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भूगोल का जनक किसे माना जाता? अरस्तु का, इराटोस्थेनिस को, टालमी को या फिर थेल्स को। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसे माना जाता है? तो इराटोस्थेनिस को माना इराटोस्थेनिस को माना जाता है। ये भूगोल के जनक हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मल्लिका साराभाई का संबंध है क्रिकेट से, शास्त्रीय नृत्य से, तानपुरा से या फिर रसायन विज्ञान से। तो इनका संबंध किस चीज़ से है? तो ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन है? ये मल्लिका साराभाई जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य करते हैं। इनका संबंध किससे है? तो शास्त्रीय नृत्य से है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, हर्ट्ज या माइक्रोफोन या फिर मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। न्यूटन क्या है मात्रक होता है? तो ये बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और मीटर जो होता है ये किसका मात्रक होता है? तो मीटर जो होता है ये लंबाई का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? तो ये मीटर जो है ये लंबाई का मात्रक होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? समतल दर्पण, उल्टा दर्पण या फिर गोली दर्पण या फिर सीधा दर्पण। तो ये किसके उदाहरण हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसके उदाहरण हैं? तो गोली दर्पण के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? गोली दर्पण के उदाहरण हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, स्टीवन, मैडम क्यूरी या फिर जॉन एलम ने। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, फ्लेमिंग ने की थी। इनका पूरा नाम क्या होता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका पूरा नाम क्या होता है? फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर है, एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्टजन, ब्लूबार्न, बैकेरल या फिर मैडम क्यूरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसने की थी?
एक्सरे खोज रोंटगन ने की थी। ये क्वेश्चन मैं आपको 2-3 बार करा चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन आप सभी लोग को रट जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथ, यकृत, थायराइड या फिर अमाशय। तो शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। कौन सी शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत होगी। जहाँ पर सी लिखा है ऑप्शन नंबर यही यकृत सबसे लंबी ग्रंथ होती है। बिल्कुल राइट ऑप्शन यही है, RIGH, ये एकदम राइट ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूटन का पहला गति का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा से, संवेग से, कार्य से या फिर जड़त्व से। तो न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? ये तो न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 22, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज, फैराडे, न्यूटन या फिर गैलीलियो ने। तो किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम? किसने प्रतिपादित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और आप सभी लोग को बताना है गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? तो ये दूरबीन की खोज की थी। किसकी? दूरबीन की। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है या फिर शून्य रहता है। तो इसका घनत्व कितना रहता है? जब पानी जम जाता है तो इसका घनत्व कितना रहता है? आप सभी लोग को बताना है। इसका आयतन जो कि घनत्व जो होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इसका। जब पानी जम जाता है तो घनत्व घट जाता है, घनत्व घट जाता है। और जो आयतन होता है, क्या होता है? आयतन। जो आयतन होता है, आयतन इसका बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। और घनत्व जो होता है वो घट जाता है जब पानी जम जाता है तो। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का प्रश्न किसने एवोगाद्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने या फिर पास्कल ने। तो किसने पदार्थ का किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको आपको बताना है। ये आपके लिए एकदम होमवर्क छोड़, चलो सभी बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप सभी लोग बता देना कि जो पास्कल होता है ये किसका मात्रक होता है? पास्कल किसका मात्रक होता है? ये आप सभी लोग को बताना है, पास्कल किसका मात्रक होता है। अगर आप वाकई में पढ़ने वाले लड़के हैं तो इस बात को जरूर कमेंट करेंगे कि पास्कल किसका मात्रक होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि धातुओं का राजा क्या है? लोहा, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम या फिर सोना। धातुओं का राजा कौन होता है? धातु का राजा कौन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन होगा? सोना होता है धातुओं का राजा। अब आप सभी लोग बताइए, चांदी जो होता है इसका प्रतीक क्या होता है? जिसका प्रतीक Ag होता है। और जो लोहा होता है इसका प्रतीक कितना होता है? Fe होता है। और ये एल्युमिनियम जो होता है इसका Al होता है। और ये जो सोना होता है इसका प्रतीक क्या होता है? Au होता है। ये सभी आप लोग को याद करने चाहिए, ऐसे प्रतीक आपको याद होने चाहिए जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, कांसा किसकी मृत मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, टिन और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा और जस्ता। तो ये किसका मिश्र धातु है? तो ये कांसा, तांबा और टिन की। किसकी? कांसा, तांबा और टिन की। तो इसमें कांसा लिखा नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तांबा और टिन होगा। क्या होगा? तांबा और टिन होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और इसमें आप एक चीज़ और जोड़ लीजिए, यहाँ पर कांसा लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कांसा भी इसका होता है। कहीं कहीं पर आपको ये भी मिल जाएगा, कांसा, तांबा और टिन। तो ये तीनों चीज़ का मिश्र धातु क्या बनता है? तो इसका बनता है पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल बनता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हीलियम गैस को प्रयोग किया जाता है। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है H2। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2। जो हम जिस गैस को हम ग्रहण करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जिसे हम ग्रहण करते हैं, किसे ग्रहण करते हैं? तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और किसे छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। किसे छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि आर्मी में एक दो बार नहीं, कई बार पूछे जा चुके हैं। वायु का मुख्य घटक क्या होता है? वायु का मुख्य घटक क्या होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। वायु का मुख्य घटक अभी आपको बता, वायु का मुख्य मतलब वायु का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? वायु का मुख्य घटक। ऑप्शन नंबर, देखिए वायु का मुख्य घटक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 78% नाइट्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि वायु है तो वायु से ज़्यादातर लोग ऑक्सीजन लगा देंगे, लेकिन ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21% होती है। इसमें यही पर वही पूछा गया। और नाइट्रोजन जो होती है कितने परसेंट होती है? तो टोटल 78% होती है। तो वायु, एक वायु होती है जिसमें मिश्रण होता है कि देखो 78% नाइट्रोजन, 21% और का ये होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ मिलकर एक पूरा वायु में का मिश्रण बनता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसलिए वायु का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, विटामिन सी। कौन सी? विटामिन सी की कमी से होता है, और सी ही पर ये दिया है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता कहलाता है? ए पाई, या तो बी, या ओ, या फिर ए बी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन कहलाता है? तो ये ओ कहलाता है। कौन सा? ओ जो होता है, ओ जो होता है ओ, ये ओ वाला जो है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा ओ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यही सर्वदाता कहलाता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है। क्या होता है? ये सर्वग्राही होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, अब हम आ गए अपने रीजनिंग के क्वेश्चनों में, जिनमें जहाँ पर आपको रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने। यहाँ पर लिखा वह विकल्प चुने। क्या लिखा? वह विकल्प चुने जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के युग्म के बीच है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा कागज़ का किताब से संबंध है। कह रहा, क्या कह रहा कि जैसे कागज़ का संबंध किताब से, उसी तरह इसमें फ़ोन का संबंध वार्ता से, धातु का संबंध सिक्का से, पहिया का संबंध कार से, ब्याज का संबंध ऋण से है। तो इसमें आप सभी लोग को बताना है, जैसे कागज़, जो कागज़ है दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है? कागज़ से अगर किताब बनाते हैं तो हम जो धातु होती है, धातु से तो ही सिक्का बनाया जाता है। कागज़ से अगर किताब बनाई जाती है तो धातु से सिक्का बनाया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ना कि यहाँ पर कुछ लोग ये सोचेंगे कि फ़ोन से वार्ता, तो यहाँ पर देखो फ़ोन से बात की जाती है, बल्कि फ़ोन से बात बनाई नहीं जाती। और पहिया जो होती कार, मतलब कार जो होती है पहिया थोड़ी बनाई जाती है, पहिया तो अलग बनती है, कार अलग बनती है। ब्याज जो होता है वो रेट पर दिया जाता है, बल्कि बनाया नहीं जाता है। जिसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले वाले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर लिखा 23, और यहाँ पर लिखा 69, और यहाँ पर लिखा 27। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका आपको देखना है कि क्या होगा। तो देखो 27, यहाँ पर 23 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे, जो 23 होता है, 23 का गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो हमारा 69 आ जाए। 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। तो अब हम इसी तरह अपने 27 को भी 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक, कितना आ रहा? 3 सत्ते 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल अलावा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, कितना आ गया? 81 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 81, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन हल किए जाते हैं, ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 33, जो संबंध हृदय का रक्त से है वही संबंध फेफड़ों का किससे है? श्वसन से, ऑक्सीजन से, छाती से, या फिर हवा से? तो इसको आप लोग सोच कर बताइए। जैसे हृदय जो होता है, हृदय में रक्त बहता है, तो फेफड़ों में कौन चीज़ बहती है? तो फेफड़ों में क्या चीज़ होती है? तो ये इसका संबंध किससे होगा? तो ऑक्सीजन होता है, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन ऑक्सीजन होगा। क्योंकि फेफड़ों में ऑक्सीजन जो होता है वो बहता है, ना कि श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेना होता है, लेकिन सांस लेते तो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो हमारे फेफड़ों में जो जाती है वो ऑक्सीजन बहती है। जैसे कि हमारे हृदय में रक्त बहता है, उसी तरह हमारे जो शरीर में है वहाँ पर ऑक्सीजन भी बहती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 34 है, निम्न श्रृंखला की विलुप्त कड़ी का पता लगाएं। यहाँ पर पूछ रहा है कि अगला जैसे सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। तो के तो आएगा नहीं, ये कट जाएगा। आई भी नहीं आएगा, एल भी नहीं आएगा, ये भी कट जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। बस इसी तरह आपको देखना, आगे कुछ देखना ही नहीं, ना ही कुछ चेक करना। जैसे एक बार एफ, एफ का जी, जी के बाद एच, देख लीजिए यहाँ पर एच भी दिया। इसी तरह यहाँ पर सारे इसी तरह आपको लॉजिक पकड़ना है और क्वेश्चन को हल करना है।
जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। मेघना जो है दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर बाएं मुड़ती, किधर मुड़ती, बाएं मुड़ती और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती, फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती है। वहीं अपनी शुरुआती जगह से वह कितनी दूरी पर है। तो इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे, चलो अभी आप सभी लोग को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमको दिशा बनाना पड़ेगा। कब बनाना पड़ेगा, दिशा बनाना पड़ेगा। मान लो हमने ये एक लकीर खींची, ये इधर खींची, यहाँ पर ऊपर क्या होता है, यहाँ पर उत्तर होता है, क्या होता है, उत्तर होता है। यह क्या होता है, पूरब होता है। नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। और इधर क्या होता है, यह पश्चिम होता है। इसमें क्या दिया, मेघना दक्षिण को 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती, किधर, दक्षिण को। रुको इसका कलर चेंज कर लेते तो आपको समझ में आएगा। किस ओर चलाती है, तो 10, ये जो है नीचे को मतलब दक्षिण को चलाती है। कितनी चलाती है, तो 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। और उसके बाद 10 किलोमीटर फिर आके बाएं दाएं मुड़ जाती है। तो अब इधर मुड़ी है तो आप लोग ऐसे ही खड़े हो जाए तो दाएं मुड़ेगी, इस तरह साइड आएगी, किधर, इस साइड आएगी। और इधर कितना आती है, 6 किलोमीटर आती। उसके बाद फिर वह क्या होती है, बाएं मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। अब मान लो इधर है तो इसका दाएं इधर हो जाएगा और दाएं इधर हो जाएगा, किधर, इधर हो जाएगा। और ये कितना फिर चलाती है, 10 किलोमीटर चलाती है। तो कह रहा है कि अब वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है। तो आप सभी लोग देख सकते पहले यहाँ थे, फिर यहाँ 10 किलोमीटर नीचे, फिर 6 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर इधर। तो मान लो ये दूरी जो 10 किलोमीटर वाली दूरी ये आपस में बराबर हो गई। क्या हो गई, ये दूरी आपस में ये वाली दूरी 10 किलोमीटर और ये दूरी बराबर हो गई। तो अब यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, नीचे 6 किलोमीटर है तो ऊपर भी 6 किलोमीटर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये थे आज के हमारे टोटल पूरे 35 क्वेश्चन। आई होप आपको ये आज की हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में नाइस क्लास लिख दें। क्या लिख दें, नाइस क्लास। और इसी तरह आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जहाँ पर अभी जो टीए आर्मी की भर्ती आई है, यहाँ पर रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट अगर आप मान लो अच्छी खासी आपकी रेस है और आप रेस क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर आप रिटर्न में, भगवान ना करे कि आप फेल हो जाएं, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको कितना दुख होगा। इसलिए अगर आप टीए आर्मी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके आराम से अपनी तैयारी करिए और बेहतर तरीके से करिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं लिया जा रहा, आपको एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। चैनल पे भले परिवार छोटा है, भले अपने कम लोग अपने चैनल को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाता है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर आप सभी लोगों को दिया जाता है। आप ऐसे कंटेंट को अगर करेंगे तो आप 100% अपने क्वेश्चन को फंसा लेंगे। हो सकता है कि आप सभी लोगों के लिए 2-3-4 दिन में हम आपके टीए आर्मी के जो पहले क्वेश्चन करा दिए गए थे, जो पहला पेपर हुआ था 2016 में, कब, 2016, 2017, 2018 और 19 में जो पेपर हुए थे, वो पेपर भी मैं आप सभी को लाके पूरा मॉडल पेपर हल कराऊंगा। तो मिलते हैं कल फिर आपको अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।